अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पेज नंबर 5 के एंड पे आए। ये जो नोट्स दिए हैं आपको, जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, पेज 5 के एंड पे है जी। रेवेन्यू नहीं तो मैंने अलग से नोट दिए हुए हैं ना। अरे बाय ना सही, कोई बात नहीं, वो सॉफ्ट कॉपी तो दी हुई है ना। स्टेप 5 पढ़ा रहा था कल। स्टेप 5 क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है कब? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। कंट्रोल ट्रांसफर होने के 5 इंडिकेटर्स हैं। टाइटल ट्रांसफर हो जाए, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए, कस्टमर गुड्स एक्सेप्ट कर ले और हमारा पेमेंट का राइट बन जाए। ये 5 इंडिकेटर्स है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होती है या तो एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम तब होगी जब ओवर टाइम नहीं होगी, और ओवर टाइम होगी अगर 3 में से कोई एक बात भी पूरी हो गई। क्या? हम कस्टमर को गुड्स सर्विसेज देते जा रहे हैं और वो साइमल्टेनियसली उनको कंज्यूम करता जा रहा है, जिसकी मिसाल मैंने क्लीनिंग की सर्विसेज बताई थी, रोटियां बताई थी। या फिर कस्टमर ही के पास हम जा जाके कोई एसेट बना रहे हो और जैसे जैसे एसेट बनता जा रहा है वो कस्टमर ही का एसेट है, तो ये भी ओवर टाइम की निशानी है। और तीसरा ये था कि जो चीज़ हम बना रहे हैं कस्टमर के लिए वो हमारे काम की नहीं है, वो है ही कस्टमर के लिए। एंड हमारे पास इन्फोर्सेबल राइट है कि जितना काम हो गया उस पे हुआ खर्चा प्लस प्रॉफिट हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो इन 3 सिनेरियोज में से कोई भी सिनेरियो हुआ तो ये ओवर टाइम है, और अगर नहीं तो एट अ पॉइंट इन टाइम है। यहां तक हुई थी बात कल। सवाल में वैसे इतनी मुश्किल नहीं होती, सवाल में पहचाना जाता है। वो एग्जाम की प्रैक्टिस से भी करेंगे ना साथ साथ, तो फिर पता लगेगा। अच्छा, अभी तक ये बताएं कि जितने सवाल किए पास्ट पेपर के, 3-4 तो किए ही हैं, सवाल पढ़ के पता लग रहा है क्या करना है? हाँ, क्योंकि सवाल अभी तक जितने भी किए हैं वो किसी एक स्टेप पे ही बना हुआ है सवाल। या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन निकालनी थी, या ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी थी, या एलोकेशन के ऊपर सवाल था। तो सवाल पढ़ के पता चल रहा होता है, प्रोवाइडेड कि आपके जहन में सारा आईएएस मौजूद हो। तो स्टेप 5 में भी ऐसा ही है, सिर्फ स्टेप 5 के ऊपर भी सवाल हो सकता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग नहीं सही नहीं। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है तो फिर सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे? उसी टाइम जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होगी। और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है तो फिर ओवर पीरियड थोड़ा थोड़ा करके सेल्स बनाएंगे। अब अगला सवाल कि थोड़ा थोड़ा कितना? बराबर बराबर कैसे पता कैसे कैसे होता जा रहा है? नहीं, इतना क्या ना, इसके लिए देखना पड़ेगा कि काम की प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस, और वो प्रोग्रेस नॉर्मली परसेंटेज की शक्ल में होती है। जरूरी नहीं है परसेंटेज, नॉर्मली परसेंटेज की शक्ल में होती है। जितनी प्रोग्रेस हो गई उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है तो फिर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा?
उसी टाइम। अगर हमने घर बना के देना है कस्टमर को और कस्टमर ने कहा है कि घर पसंद आएगा तो पैसे दूंगा, नहीं तो घर उठा के ले जाना अपना, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम के ओवर टाइम? एट अ पॉइंट इन टाइम। घर बनाने में 4 साल लगेंगे हमें, सेल्स कब रिकॉर्ड होगी? 4 साल बाद ही रिकॉर्ड होगी। तो 4 साल तक कोई सेल ही रिकॉर्ड नहीं होगी? नहीं होगी, बस नहीं होगी। जब है ही एट अ पॉइंट इन टाइम तो 4 साल बाद ही सेल्स रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर कस्टमर का घर कस्टमर ही के इलाके में वहीं जाकर कस्टमर के लिए बना रहे हैं और जैसे जैसे बनाते जाएंगे हमारा पैसे लेना हक बनता जाएगा, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। और 4 साल लगेंगे घर बनाने पे, तो टोटल अमाउंट 4 साल पे फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमने सर्विसेज देनी है ओवर 3 इयर्स, मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है, डाटा एंट्री की सर्विसेज देनी है, तो ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम? ओवर टाइम। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? ओवर टाइम फैला के। कैसे फैलाना है? प्रोग्रेस की बेस पे। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड होता है ना, तो वो भी एक सिस्टमैटिक तरीका है फैलाने का। तो इसके लिए भी ना मेथड होगा जो कंपनी डिसाइड करेगी। मेथड वो होना चाहिए जो सही पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, यानी सही मानों में प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे आपका कोर्स अगर 100 आवर्स का है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्या हर क्लास इक्वल वेटेज ऑफ कोर्स कवर कर रही होगी? नहीं। शुरू में स्पीड कम होती है, शुरू में आस्ता आस्ता आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर रिजल्ट भी नहीं आया हुआ, पता नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, आखिर में पेस चेंज होती है। तो नंबर ऑफ क्लासेस कोर्स की प्रोग्रेस को सही रिफ्लेक्ट कर रही होंगी? नहीं। तो वो मेथड लेना होगा प्रोग्रेस कैलकुलेट करने का जो सही ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। अब ये मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? पेज 5 के एंड पे हूं मैं, पेज 5 के एंड पे। पहले तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लें। रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम। कैसे? बाय मेजरिंग दी प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज होते हैं। इनमें से कौन सा मेथड यूज करना है ये आपको सवाल का डेटा देख के आइडिया होगा, लेकिन नाम आप सारे याद रखिए, एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकते हैं। कुछ आउटपुट मेथड्स हैं, कुछ इनपुट मेथड्स हैं। पेज 5 के एंड पे हूं मैं। आउटपुट मेथड्स वो होते हैं जो कस्टमर को भी पता होता है काम। इनपुट मेथड होता है जो कस्टमर का कोई काम नहीं है। जैसे अगर हमने कस्टमर को उसकी बिल्डिंग बना के देनी है, तो सर्वे ऑफ परफॉर्मेंस मेथड ये है कि कस्टमर एक एक्सपर्ट को भेजेगा, जाओ जरा काम चेक करके आओ कितना काम हुआ है। तो एक्सपर्ट बताएगा कि 35% काम हो गया है। तो उस एक्सपर्ट को कैसे पता चला? वो एक्सपर्ट है भाई, वो एक्सपर्ट है, पता लगा लेगा। तो वो जो बताएगा वो सर्वे है। इसी तरह हो सकता है हमने कस्टमर के साथ टर्म्स लिखी हों कि जब खुदाई हो जाएगी तो समझा जाएगा कि 20% काम हो गया, जब पहली मंजिल खड़ी हो जाएगी तो समझा जाएगा 40% काम हो गया, जब लेंडर डल जाएगा तो समझा जाएगा 70% काम हो गया। ये माइलस्टोन्स कोई तय किए होंगे। तो जैसे जैसे माइलस्टोन अचीव होते जा रहे हैं प्रोग्रेस होती जा रही है। अगला क्या है? अगर हमने कस्टमर को कहा है कि हम आपको 1 साल तक रोजाना मेंटेनेंस सर्विसेज देंगे, तो प्रोग्रेस किस बेस पे कैलकुलेट होनी चाहिए? जितना टाइम गुजर गया। ईयर एंड पे खड़े हैं, साल में से 8 महीने गुजर चुके हैं, तो 8/12 ये प्रोग्रेस है। 6 महीने गुजर चुके हैं, 6/12 ये प्रोग्रेस है। ये मतलब है टाइम इलेप्स्ड का। और क्या है? यूनिट प्रोड्यूस्ड। हमने एक कस्टमर की सारी एक ही डिजाइन की चेयर्स हैं, 500 चेयर्स हैं, और सब चेयर्स पे हमने ये पोशिश चेंज करके देनी है। ये जो ऊपर कपड़ा चढ़ा ना, चेंज करनी है। सारी चेयर्स एक जैसी हैं। टोटल 500 चेयर्स कस्टमर को हमने ठीक करके देनी है। ईयर एंड आ गया, 200 चेयर्स हमने ठीक कर दी हैं, तो क्या प्रोग्रेस है? टोटल 500 करके देनी है, 200 कर चुके हैं ईयर एंड तक,
तो 200 डिवाइडेड बाय 5, ये प्रोग्रेस है। ये है यूनिट्स कंप्लीटेड मेथड। एक है इनपुट मेथड। इनपुट मेथड्स वो हैं जो कस्टमर का कोई काम नहीं है, हमारे से रिलेटेड है। जैसे हमने खुद प्लान किया हुआ था कि ये जो कस्टमर को हम बिल्डिंग बना के देंगे, हम ये 200 मिलियन में बना लेंगे। ये 200 मिलियन कस्टमर को नहीं बता रहे, कस्टमर को तो 600 प्राइस चार्ज कर रहे हैं। हमें पता है हम 200 में बना लेंगे। ईयर एंड आ गया है और 50 मिलियन खर्च कर चुके हैं हम। हाँ जी, हमने इंटरनली बजट किया हुआ है कि हम जो बिल्डिंग कस्टमर को बना के देंगे ये 200 मिलियन की हम बना लेंगे। ईयर एंड आ गया, 50 मिलियन तक खर्चा हो चुका है, तो 50 डिवाइड बाय 200। नहीं समझ आ रही? तो मुख्तलिफ तरीकों से प्रोग्रेस कैलकुलेट की जा सकती है। और रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? जितनी प्रोग्रेस हो चुकी होगी। सवाल लिखें। बल्कि एक चीज और पढ़ लें, उसी से अगले पेज पे देखें, पहली लाइन। ये मैंने पेज 5 का एंड आपको सारा बता दिया, अगले पेज के टॉप पे सिर्फ पहली लाइन पढ़ लें। हर साल के एंड पे जो प्रोग्रेस कैलकुलेट होगी वो अपडेटेड एस्टिमेट्स की बेस पे होगी। किसी भी साल में अगर प्रोग्रेस कैलकुलेट करनी है ये क्या किया मैंने? हाँ जी, ये क्या किया? किसी भी मेथड से प्रोग्रेस परसेंटेज ऐसे निकालेंगे। टोटल 500 चेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में बना के देनी है, अब तक 200 बना चुके, 40%। टोटल 200 मिलियन रुपए कॉस्ट आएगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे। टोटल 50 मिलियन कॉस्ट आ चुकी है आज तक। टोटल 50,000 आवर्स हमने काम करना है, अब तक 10,000 आवर्स काम हो चुका है। तो जो भी बेस रखी है ऐसे उससे प्रोग्रेस निकलेगी। ये फार्मूला लिखें, फिर सवाल करते हैं। रेवेन्यू कैसे निकालना है उसका भी सवाल कराता हूं, प्रोग्रेस कैसे निकालनी है उसका भी सवाल कराता हूं। फिर ये स्टेप 5 कर लेने के बाद ना, तो फिर हम चलें बाद में बताऊंगा, पहले सवाल लिखें। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 इयर्स है, करें। क्या जी? Third point is social right, and it is right need not be a present and conditional right. किसमें है ये पॉइंट? वो तो मैंने हस्बे तौफीक कहा था ना, चीते चीतियों हुआ था। चीते हैं हैं अभी क्लास के बाद पूछना। ठीक है, नोटेड। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 इयर्स। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 300 मिलियन, 300 मिलियन।
progress at end of year 1, progress at end of year 1, 25%, 25 at end of year 2, 80%, और at end of year 3, 100%, 80% अच्छा, कैसे पता ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है कि ओवर टाइम है? प्रोग्रेस बता रहा हूं तो ओवर टाइम ही है। आपसे रिक्वायर्ड है ईयर 1 का, 2 का, 3 का रेवेन्यू है 100। ईयर 1, 2, 3 रेवेन्यू बता दें। उमर नहीं कुछ नहीं। क्या हाल है भाई? यार मेरी क्लास है। चलो खैर, वो भी बंद है। अच्छा चलो क्लास में हाँ देख लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नईम साहब? एक 150 ठीक है। अच्छा हो सकता है। इस सवाल पे ध्यान दें, सवाल पे। रेहान बंद करना है ऐसी ये वाला बिल्कुल डायरेक्ट इधर वाला कर दे यार बंद, फिर ये वाला बंद कर दे। ईयर 1 में रेवेन्यू 300 मिलियन का 25% 75। ईयर 2 में कितना 55% 165। ईयर 3 में 20% 60। ठीक है, सही है, सही है।
परसेंटेज लेंगे ना ना, 75। 225 की डिबेट। बिल्कुल नहीं, 300 मिलियन का 80% माइनस 75, 165। 300 का 100% माइनस 60। ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, अभी अगले सवाल में पता लग जाएगा। नोटेड। चलिए अगला सवाल लिखें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 200 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 200 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 years, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल। In addition to contract price, a bonus of 20 million will also be given. A bonus of 20 million will also be given if product meets certain क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। को खास क्वालिटी रखी होगी, कोई रेटिंग रखी होगी कि जी इतनी क्वालिटी की रेटिंग हुई तो फिर आपको बोनस भी मिल जाएगा। सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोग्रेस ईयर 1 के एंड पे 30%, ईयर 2 के एंड पे 75%, पता नहीं, ईयर 1 के एंड पे 30 है, ईयर 2 के एंड पे 75% और ईयर 3 के एंड पे तो आपको पता ही होगा 100%। At end of year one, chances of meeting target quality standards
were 30%. Were 30%. However, these chances were increased to 80% at end of year 2. Were increased to 80% at end of year 2. On completion, bonus was eventually received. Bonus was eventually received. है जी, समझ नहीं आई। ईयर 1 के एंड पे लगता था बोनस नहीं मिलेगा, बहुत 30% चांस थे कि मिलेगा। ईयर 2 के एंड पे हमें लग रहा था 80% के हाँ हम कामयाब हो जाएंगे, और ईयर 3 के एंड पे मिल गया बोनस। सेम रिक्वायरमेंट है, ईयर 1, 2, 3 का रेवेन्यू बता दें। हाँ जी, जी ईयर 1 में 200 इंटू 30% 60। ईयर 2 में 220। ईयर 2 में अब ट्रांजैक्शन प्राइस 220 हो गई है,
स्टेप 5 में आने का मतलब ये नहीं कि स्टेप 3 भूल जाएं। अब ट्रांजैक्शन प्राइस 220 हो गई। क्यों 220 हो गई? क्योंकि पहले लगते थे चांसेस कम, तो इसलिए बोनस शामिल नहीं किया था। अब लगते हैं ज्यादा, तो कर दिया शामिल। इनटू 75% माइनस 60, 10 पॉइंट। ये तरीका मैंने इसलिए गलत कहा था कि अगर आप उस तरीके पे चलते तो आप ये कर देते। कितना आ रहा है? 99 क्यों डिफरेंट आ रहा है? 20 पे हमने पूरा 75 क्योंकि पहले इस पे 30 लगा हुआ था, अब इस पे 75 लगा हुआ है। तो इसलिए इस तरीके से नहीं करना, क्यूमुलेटिव तरीके से करना है। प्रोग्रेस क्यूमुलेटिव लगेगी, माइनस पुराने वाले रेवेन्यू, तो फॉर द ईयर रेवेन्यू निकलेगा। और ईयर 3 का रेवेन्यू 220 माइनस 60 माइनस 105, 55। हाँ जी, ओके। चलिए एक सवाल करते हैं पास्ट पेपर का, फिर आगे चलते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। स्प्रिंग 21, स्प्रिंग 21। हाँ जी मिला। स्प्रिंग 21, स्प्रिंग 2021। कोवैक्सिन टेलीकॉम पढ़ लें, करता हूं। स्प्रिंग 21।
हाँ जी, सर ये ऐसे हो सकता था कि ईयर वन में चांसेस ज्यादा होते हैं ईयर टू 20 का लेकर ईयर टू में जाते हैं चांसेस ईयर 1 में हो सकता है 220 होता और यहाँ 200 होता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ फिर 220 हो जाता, हो सकता है। हाँ जी, पढ़ लिए तो मैं सॉल्व करूं। जाग रहे हैं ना? 5 स्टेप्स होते हैं, याद है? कस्टमर्स को 1 साल का पैकेज बेचा है, उस पैकेज में मोबाइल फोन शामिल है, ऑन नेट कॉल्स, यानी अगर बल्कि आप समझदार लोग हैं, ऑन नेट ऑफ नेट, ऑन नेट कॉल्स अनलिमिटेड, और जो ऑफ नेट कॉल्स हैं वो 1000 मिनट पर मंथ अलाउड है। ये पैकेज कितने का बेचा है? 11,550 पर क्वार्टर का एनुअल पैकेज है, तो टोटल कितने का बेचा? 11,550 इंटू, ये टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस निकल आई। अच्छा, है इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन इसमें डिस्काउंटिंग करें, डिस्काउंटिंग करने की जरूरत है? इंस्टॉलमेंट्स हैं नहीं, क्यों? वो जाग रहे हैं कि नहीं? डिस्काउंटिंग करें कि ना करें? एक ही साल की बात है, 1 साल से ज्यादा हो तो फिर डिस्काउंटिंग पे जाएंगे, एक ही तो साल है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या बनी? अच्छा, करना क्या है सवाल में? कंप्यूट दी रेवेन्यू, कंप्यूट। तो 5 स्टेप्स किए हमने, किस स्टेप या किस किस स्टेप की टेस्टिंग हो रही होगी इस सवाल में? सवाल पढ़ लिया। स्टेप 1 की जरूरत नहीं है बात करने की। स्टेप 2 में क्या है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, तो पहचान लें, एक ही है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 3 है। मोबाइल बेच रहे हैं क्योंकि वैसे भी लोगों को बेचते हैं, ऑन नेट कॉल्स मंथली पैकेज वैसे भी दिया करते हैं, और ऑफ नेट कॉल पर मिनट पैसे लिया करते हैं। ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पहचानी जा रही हैं। स्टेप 3 है इसमें, हाँ ट्रांजैक्शन प्राइस अभी तो निकाली है, पर क्वार्टर बताया हुआ है, इंटू 4 कर लें। स्टेप 4 है, क्यों? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 1 से ज्यादा हैं तो एलोकेट करना पड़ेगा। स्टेप 5 है, क्यों? पूछा ही रेवेन्यू है, तो पूछा तो स्टेप 5 है, लेकिन स्टेप 5 तक पहुंचने के लिए स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करेंगे तो स्टेप 5 तक पहुंचेंगे। तो सवाल की प्लानिंग समझ आई?
अच्छा, इतना पता चल रहा है कि स्टेप 5 पूछा हुआ है, तो स्टेप 5 तक पहुंचने के लिए आपने अपने तौर पे जरूर इंटरनल चेकिंग करनी है कि क्या स्टेप 1 से चलना है या सीधा स्टेप 5 पे आते हैं। आपने स्टेप 1 से ही चलने की कोशिश करनी है। स्टेप 1 तो है, क्यों है स्टेप 1? कॉन्ट्रैक्ट है, पैकेज बेच है, स्टेप 1 हो गया। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 21। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं? मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है क्योंकि मोबाइल फोन वैसे भी बेचते हैं। ऑन नेट कॉल्स, ये भी हम लोग मंथली सर्विस दिया करते हैं। और ऑफ नेट कॉल्स, क्योंकि अलग अलग उसके पैसे चार्ज किया करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो गई 3। मोबाइल फोन्स, ऑन नेट कॉल्स, और वो भी अनलिमिटेड, और ऑफ नेट कॉल्स। ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पहचानने में कोई भी मुश्किल परेशानी जरा सी भी जी नहीं। तीसरा स्टेप है, हाँ, और कैसे करेंगे? मतलब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप ना करेंगे तो ठीक है, यानी मैं सीधा स्टेप 4 पे भी आ सकता था। ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, जितना सिस्टमैटिक चलेंगे ना उतना ग्रिप आसान, इतनी ग्रिप अच्छी होगी। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में रेवेन्यू पूछा हुआ है, यानी स्टेप 5 पूछा हुआ है, इस पे तो नहीं कोई शक शुबा ना। अब स्टेप 5 तक पहुंचने के लिए आएंगे तो शुरू से ही ना, डायरेक्टली तो छलांग लगा के 5 में भी नहीं जाएंगे। तो अब शुरू से मैं आ रहा हूं। अगर ये नहीं लिखना कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली स्टेप 4 पे जा सकते हैं, लेकिन अच्छा है स्टेप बाय स्टेप सोचें। तो स्टेप 3, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, शाबाश। ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है? जो पैसे ऑफिशियली कस्टमर से ले रहे हैं 5 तरह की एडजस्टमेंट्स करने के बाद। वेरिएबल कंसिडरेशन, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स और वेरिएबल कंसिडरेशन। इसमें कहीं वेरिएबल कंसिडरेशन वाली बात है? कोई डिस्काउंट, कोई बोनस, कोई पेनल्टी, कोई रिफंड? नहीं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट? क्यों नहीं? ना कोई इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, भी तो की थी यार बात, ना कोई इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ही सारा 1 साल के अंदर की बात। नॉन कैश कंसिडरेशन? नहीं। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर? तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या रह गई? बस जो कस्टमर से ऑफिशियली ले रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई 11,550 इंटू 4, 46,200। स्टेप 3 तक। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है? इसको एलोकेट करना। तो उसके लिए चाहिए स्टैंड अलोन प्राइसेस, जी। मोबाइल फोन कितने का बेचते हैं? 34,000 का। ऑन नेट कॉल्स कितने की बेचते हैं? 500 पर मंथ। तो 500 लिख दूं यहां, फिर इनटू 12, 6,000। ऑफ नेट कॉल्स कितने की बेचते हैं? 1.5। तो 1.5 लिख दूं इधर? नहीं, मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कल परसों तक हम ये भी कर रहे थे ना कि पर यूनिट प्राइस थी तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके यहां ला रहे थे। तो 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10,000 से कि 12,000 से? हाँ जी,
जिनको 12,000 ही समझ नहीं आ रहा तो वो सवाल के शुरू में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 1000 मिनट्स पर मंथ, तो महीने कितने होते हैं साल में? 12, तो 12,000। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमें उम्मीद है कि 10,000 मिनट्स ही लेगा वो, तो 10,000, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन जो है वो अपने बेस्ट एस्टीमेट पे कर रहे होते हैं ना, तो 10,000, तो 10,000 इंटू 15,000, ये है स्टैंड अलोन प्राइस जी। ये नहीं कितना हो गया है? 55,000, ये है स्टैंड अलोन प्राइसेस। इनकी रेशो में इसको बांटना है, यही इसी में आगे चल रहा हूं, यही एलोकेशन। छियालीस 200 को बांटना है 34/55। ऑन नेट कॉल्स 46 200 को बांटना है 6/55। ऑफ नेट कॉल्स 46 200 को बांटना है 15/55। 560 5040 12,600। ये स्टेप 4 हो गया। यहां तक को मुश्किल काम। अभी तक IFRS 15 है सीख कि नहीं? अच्छा, ये गुलबर्ग वाले कौन कौन है आप में से? वो जो उस दिन एक बच्चा कह रहा था कि बहुत मुश्किल है IFRS 15, एक्स्ट्रा क्लास में ना पढ़ाएं, अभी तक को मसला तो नहीं चल रहा? नहीं, वो तो कह रहा था, मुझे सुन रहा है उस पर। हाँ, बहुत ज्यादा मसला हो रहा। स्टेप 4, स्टेप 5। अच्छा, ये मैंने अभी तक जो कैलकुलेशन की है ना, ये तो मैंने एक बंदे के लिए की है, ये तो मैंने एक लिखा है सारा, जबकि बेचे हैं 1000 पैकेजेस और पूछा है कि एक क्वार्टर में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो एक कस्टमर का कैलकुलेट करें या सबका? सबका। तो उसका आसान तरीका ये है कि अब आप स्टेप 5 की हेडिंग दें और यहां लिख दें रुपीज इन थाउजेंड्स। तो उससे क्या होगा? 1000 कस्टमर्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। फिगर्स यही ले लें लेकिन ऊपर थाउजेंड्स कह दें तो बस ठीक है, 1000 कस्टमर की कैलकुलेशन हो गई। स्टेप 5, इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये जो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, एट अ पॉइंट इन टाइम के ओवर टाइम। हाँ जी, एक एक करके देखते हैं। मोबाइल, क्यों? मोबाइल तो फौरन ही दे दिया ना, मोबाइल एट अ पॉइंट इन टाइम है, जबकि कॉल्स ओवर टाइम है। तो अगर ओवर टाइम है तो प्रोग्रेस निकालनी पड़ेगी, तो प्रोग्रेस की तो परसेंटेज नहीं दी हुई, लेकिन टाइम की बात हो रही है। ऑफ नेट के मिनट्स दिए हुए और ऑन नेट तो है ही हर महीने का, तो प्रोग्रेस किस हिसाब से कर लें? टाइम इलैप्स्ड, जितना टाइम गुजर गया। देखें, प्रोग्रेस कैलकुलेट करने के लिए या तो आपको प्रोग्रेस बताई होगी, प्रोग्रेस नहीं बताई तो कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई मेथड खुद बता दिया होगा, मेथड भी नहीं बताया तो आपको डेटा से कैलकुलेट देखना पड़ेगा कि किस तरह प्रोग्रेस निकाल सकते हैं। मोबाइल एट अ पॉइंट इन टाइम है, ये क्लियर। कॉल्स पूरे साल की हैं, ये ओवर टाइम है। अच्छा, ओवर टाइम क्यों है? क्योंकि साथ साथ वो कॉल्स करता जाएगा, हम उसको सर्विस देते जाएंगे, वो सर्विस कंज्यूम करता जाएगा। तो वो जो 3 बुलेट पॉइंट में से पहला था ओवर टाइम, ओवर टाइम है तो प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोग्रेस दी होनी चाहिए थी, नहीं दी हुई तो खुद निकाल लेते हैं। तो आपने डेटा को देख के फैसला करना है कि किस बेस पे परफॉर्मेंस निकालें।
कल नहीं, कल तो नहीं, मिड के बाद, वो मंडे। अब जो अगली क्लास होगी क्लास 9, उसमें मैं प्रोग्रेस कैलकुलेट करवाने की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन अभी इस सवाल में नजर आ रहा है कि हम कौन सा तरीका लगाएं प्रोग्रेस कैलकुलेट करने का, टाइम बेस्ड, क्योंकि ये है ही पूरे साल पे फैली हुई सर्विस, तो टाइम बेस्ड, तो हम टाइम बेसिस पे निकाल लेते हैं प्रोग्रेस। अच्छा, अब जब टाइम बेस पे निकालना है तो प्रोग्रेस की परसेंटेज निकाल के टाइम जाया नहीं करेंगे, बस टाइम की रेशियो में बांट देंगे। नहीं समझा सका मैं। देखें, अगर टाइम की बेस पे प्रोग्रेस निकालनी है तो बजाय इसके कि हम ये करें जी 10,000 में से 2,000 मिनट इस्तेमाल हो गए तो 20% काम हो गया, फिर 20% को मल्टीप्लाई करें, तो हम सीधा सीधा क्या कर लें, 2,000 डिवाइड बाय 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें। मकसद तो रेशो यूज करना है ना, बजाय इसके कि पहले प्रोग्रेस कैलकुलेट करें फिर उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्टली मिनट्स के हिसाब से प्रोरेट कर देते हैं। ठीक है, बस क्योंकि बस आखिरी काम खत्म हो गई क्लास, मिनट्स के हिसाब से प्रोरेट कर दें। ठीक है, यह टरखाने की बात है। ठीक है, तो Q1 का रेवेन्यू, Q1 का रेवेन्यू, इनमें से क्या क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? मोबाइल रिकॉर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एट अ पॉइंट इन टाइम है और वो भी शुरू में 28,560। ऑन नेट के लिए मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि है ही वो तो पर मंथ बराबर, तो क्या करूं, 5040 को क्या करूं, 4/12, 3/12, 3/12 कितना बना, 1260। ऑफ नेट कॉल्स को टाइम्स दिए हुए हैं, तो 12,600 इंटू 2700 ओवर 10,000। वरना ये भी कर सकते थे कि आप पहले 3/12 करके आंसर निकालें 25% प्रोग्रेस, फिर 25% को उससे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने डायरेक्टली 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह पहले प्रोग्रेस निकालें 27%, 27%, फिर 27% को उससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने डायरेक्टली ऐसे कर दिया 3402। ये Q1 का रेवेन्यू होगा। ठीक है, समझ आया ना? Q2 में मोबाइल नहीं होगा, वो बस पहली दफा में ही था। ऑन नेट कॉल्स सेम, क्यों? बस अगले क्वार्टर में भी 3 महीने ही होने। और ऑफ नेट कॉल्स 12,600 इंटू कितना, 20। बस ये सवाल था। अच्छा, अभी पहले पिछले सवाल में मैंने ये क्यों मना किया था कि ईयर 1 में टोटल पे 30% और 45% ना लगाएं, बल्कि ईयर 2 में 75 लगा के माइनस करें। रेवेन्यू चेंज हो रहा था ना, यहाँ हो रहा है क्या, तो इसलिए यहां पर ऐसे ही चल गया। वरना जो बात पहले बताई थी उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि 12,600 पे 27%, फिर 12,600 पे 47% माइनस ये, लेकिन जब ये चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर ऐसे ही ठीक है। बस जी, ठीक है, उधर देख लो, नोट कर लें लोग। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हैं अब IFRS 15 मिनट्स के बाद।